आप सभी को मेरा प्रणाम है, कृपया स्वीकार करें। जय गुरुदेव, जय ओशो, जय अरुण स्वामी जी। जोजस 19 जून 1990 में ओशो का मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु था और वह उनकी हत्या की गई थी। इस पर तो अभी विवाद कायम ही है, लेकिन मैं इस विवाद पे आने से पहले 1990 से पहले 2 और मृत्यु हो चुकी थी। मैं पहले उन मृत्युओं के बारे में, उन हत्याओं या स्वाभाविक मृत्युओं के बारे में आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहले मैं स्वामी आनंद मैत्रेय जी के बारे में आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। स्वामी आनंद मैत्रेय कोई नया नाम नहीं है हम सन्यासियों के बीच में। उनका सांसारिक नाम मथुरा प्रसाद मिश्र था। उनका जन्म 1918 में पचम्बा गांव बिहार में हुआ था, जो तत्कालीन मुंगेर जिला में था। बाद में मुंगेर जिला बंटकर 2 जिलों में बंट गया, तो एक बेगूसराय बना, तो वो पचम्बा गांव बाद में बेगूसराय में चला आया। उनकी पत्नी का नाम तुलसी देवी था और उनकी जो शौक थी, हॉबीज़ थे, वो एक तो फोटोग्राफी था और दूसरा वो पिक्चर कलेक्शन का भी शौक़ रखते थे। चित्रों का संग्रह का वो काफ़ी शौक़ रखते थे। वो स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 से 1945 तक वो ब्रिटिश साम्राज्य में जेल में भी गए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने गांव में उन दिनों अंग्रेज़ों के समय में एक स्कूल भी खोला था बच्चों की शिक्षा के लिए। ये बताता है कि वो कितने प्रगतिशीलवादी विचार के लोग थे। वो उन दिनों आज़ाद हिंद साप्ताहिक के संपादक भी रह चुके थे और प्रेस की दुनिया में एक नामी गिरामी शख्सियत के रूप में भी थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1950 से 1952 तक एक प्रोविजनल पार्लियामेंट बना, तदर्थ संसद, जिसके वो सदस्य हुए। ये वो पहली बार संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य हुए थे। फिर 1952 में निर्वाचन हुई, आम निर्वाचन, जिसमें वो बेगूसराय के कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, जीते। फिर 1957 में दूसरी बार इलेक्शन हुई लोकसभा की, 5 साल के बाद वो फिर चुनाव लड़े और फिर जीते। और 1962 में फिर वो चौथी बार चुनाव जीतकर संसद के सदस्य बने, लोकसभा के सदस्य बने। कांग्रेस में वो काफ़ी रसूख वाले राजनेता के रूप में थे और इतने रसूख वाले थे वो कि 1962 में जब वो चुनाव जीतकर दिल्ली जा रहे थे तो ये तय था कि इस बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, मथुरा प्रसाद मिश्र बनेंगे। मथुरा बाबू का वो हाइट, वो बोलबाला कांग्रेस का उस जमाने में, वो मजमा लगना, लोगों का उनके प्रति का जो रुझान था, उन सभी को देखते हुए ये आराम से ये कहा जा सकता था कि संभवतः इस बार संसदीय दल के निर्वाचन में जवाहरलाल नेहरू हार जाएंगे और मथुरा बाबू जीत जाएंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अस्तित्व को कुछ और मंजूर था। उन्हें ओशो मिल गए थे, संपर्क में थे वो, शुरू से ही संपर्क में वो ओशो के थे। लेकिन जब वो चुनाव जीतकर वापस जाने लग गए थे, उस समय उनकी ओशो से मुलाकात हुई। वो दिल्ली जाने के बजाय वो ओशो के पीछे ही चल दिए।
अगर वो साहसी होते तो वो दिल्ली नहीं जाते, और वो साहसी थे इसीलिए दिल्ली नहीं गए। उन्होंने कायरता का परिचय नहीं दिया, वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं लगे, वो सांसारिक उच्चायुक्तता की दौड़ में नहीं लगे। उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया और ओशो के रंग में ही रंग गए, और ऐसे रंगे कि अंत तक वो ओशो के रंग में ही रंगे रह गए। उन्हें सभी ने रोका, उनके पार्टी के जितने भी नेता लोग थे उन सभी ने उन्हें रोका कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों ओशो के चक्कर में पड़ रहे हैं। वो नहीं माने, नहीं मानना था, वो नहीं ही माने। वो चूँकि आज़ाद हिंद नाम का एक मैगज़ीन था, जो वीकली मैगज़ीन था, साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके वो संपादक रह चुके थे, इसलिए उनको ओशो का किताब सब का संपादन करने का जिम्मा दिया गया था। वो ओशो के पुस्तकों का संपादन करते थे और अनुवाद भी वो कई किताबों का कर चुके हैं। वो ओशो का ही जो निवास था पूना में, लाओ त्से हाउस, उसी में ओशो का जो शयन कक्ष था उसके बगल में ही 8x10 का 8x10 फीट का एक रूम था, छोटा सा रूम था जिसमें अटैच बाथरूम नहीं थी, कॉमन बाथरूम थी। उसमें वो रहते थे। जो शख्स भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान होने का हैसियत रखता था, गुरु के सामने वो 8x10 का एक रूम में कॉमन बाथरूम यूज करते हुए एक साधारण सा इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे और बहुत खुश थे, काफी प्रसन्न थे कि वो ओशो के बगल में ही हैं, ओशो के निकट में हैं, उनका वाइब को सबसे ज़्यादा फील कर सकने वाले हैं वो। ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा संतुष्टिदायक कहें उसे, या उनके लिए अब ये शब्द प्रयोग करे न करे, एक गर्व की अनुभूति उन्हें देती थी। अब इस तरह से उनकी ओशो के संगत में उनका जो जीवन है वो चल रहा था। इसी बीच जो वहाँ का जो एक मैनेजमेंट टीम था, उसमें जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचे जो थे, उन लोगों ने नीलम माँ जो लाओ त्से हाउस में रहती थी, विवेक माँ जो लाओ त्से हाउस में रहती थी, शिव स्वामी जी जो लाओ त्से हाउस में ही रहते थे, तीर्थ स्वामी जी जो लाओ त्से हाउस में ही रहते थे, इन सभी को किसी को प्रलोभन देकर, किसी को जबरदस्ती लाओ त्से हाउस से निकाल करके वो लोग शिफ्ट कर चुके थे दूसरी जगह, लाओ त्से हाउस खाली करवा चुके थे। बस एक सिख थे, एक सरदार जी जो लाओ त्से हाउस का गेट पे रहते थे, एक हाउस गार्ड के रूप में, जो बाहर ही रहते थे, लाओ त्से हाउस से अंदर नहीं आते थे वो। दूसरा शख्स जो अंदर में ही रहते थे वो थे मैत्रेय स्वामी जी, स्वामी आनंद मैत्रेय। स्वामी आनंद मैत्रेय को काफ़ी प्रलोभन दिया गया कि आपको कृष्णा हाउस का अटैच्ड बाथरूम वाला वेल फैसिलिटेड एक कमरा दिया जाएगा, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए, और क्या चाहिए आपको, आप कहें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन मथुरा बाबू बनाम स्वामी आनंद मैत्रेय का ये कहना था कि नहीं, बगल में ओशो रहते हैं, उनका पाँव मेरे कमरे की ओर होता है, रहने दे मुझे यहीं आनंदित हूँ मैं, कहीं नहीं जाऊँगा मैं। काफ़ी दबाव दिया गया उन्हें, काफ़ी कोशिश की गई उनको वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन वो थे कि टस से मस नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्यों जयेश, उनके गुर्गे और उनके चमचों को ये अखड़ रहा था, पता नहीं क्यों वो चाहते थे कि मथुरा बाबू भी वहाँ से निकल जाएं। शायद वो ओशो को अकेला करना चाहते थे, सबसे काट देना चाहते थे, सबसे तोड़ देना चाहते थे, सबसे अलग कर देना चाहते थे।
उन्हें यह कतई पसंद नहीं आ रहा था कि कोई शख्स जो हमारे गैंग से बाहर का है वो ओशो के साथ, ओशो के संदिग्ध में, ओशो के आसपास भी रहे। क्यों? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूं 16 जुलाई 1987 की रात। उस रात क्या हुआ? 16 जुलाई 1987 को पूना में एक प्रेम जी रेस्टोरेंट है जहां दोस्तों की जमघट होती थी, जहां मथुरा बाबू अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, मैत्रेय स्वामी जी अपने दोस्तों के साथ वहां होते थे, गप्पेबाजियां होती थी, हंसी मजाक का दौर चलता था, ठहाकों से वातावरण को गुंजायमान किया जाता था। उस रात बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण, मैत्रेय स्वामी, ये सभी कोई वहां बैठे हुए थे। बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण ने जो कहा वो इस तरह से है कि रात के 12 बजे तक वो लोग वहां बैठे गप्पे मारते रहे। यह आम बात है, पूना के लिए यह आम बात है, गर्मी का शहर है तो लोग रात को जून जुलाई का वो गर्मी का माहौल, उसमें लोग रात को देर रात तक बाहर रहते थे, देर शाम को ही निकलते ही थे घर से और देर रात तक गप्पेबाजियां चलती थी, मस्तियां होती थी। फिर लोग अपना 12 बजे के बाद ही घर की ओर लौटते थे, खा पी करके सोते थे। खा पी करके तो खैर बाहर से ही आते थे, बस अपना हाथ पांव धोए सो गए। तो वहां गप्पेबाजियां चल रही थी। तो उन गप्पेबाजियों के दरमियान में स्वामी जी, अरुण स्वामी जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक पिपुल जैकर का कोई किताब था जो मैत्रेय स्वामी जी पढ़ चुके थे। तो अरुण स्वामी जी ने उनसे निवेदन किया कि वो किताब हमें उपलब्ध करवाइए। तो मैत्रेय स्वामी जी ने वो किताब उपलब्ध करवाने का वचन दिया, बोला कि कल मैं तुम्हें दूंगा। तो ठीक है भाई, अब 12 बज गए तो अब महफिल उठे। तो उठते उठते सभी कोई उठे वहाँ से, गाड़ी पे बैठे, कार में, और मैत्रेय स्वामी जी को पूना आश्रम के गेट तक सभी ने छोड़ा। रास्ता भर तो खैर ठीक है, ठहाकों से गाड़ी भी गुंजायमान हो रही थी, मस्त मस्त माहौल था, सभी आनंदित, सभी प्रसन्नचित्त, सभी उत्फुल्लता से भरे हुए। कल फिर एक बार महफिल सजाने का वादा करते हुए सभी अलग हुए और अपने अपने घर की ओर गए। मैत्रेय स्वामी भी अपने कमरे में गए। कल सुबह ओशो के आने से पहले मैत्रेय स्वामी हॉल में आ जाते थे और पहली पंक्ति में बैठते थे। सभी आ गए, सभी बैठ गए, किसी ने मैत्रेय स्वामी को पहली पंक्ति में बैठे हुए नहीं देखा। किसी ने मैत्रेय स्वामी को उस हॉल में कहीं भी उपस्थित नहीं पाया। एक कौतूहल का विषय है, एक आश्चर्य लगा सभी को कि जो आदमी बीमार पड़ने के बावजूद ओशो का एक भी प्रवचन को नहीं छोड़ता है, एक भी ध्यान को नहीं छोड़ता है, ओशो के संगत का एक क्षण का भी मौका को नहीं गंवाता है, वो आदमी आज हॉल में अनुपस्थित। ये तो बड़ा गजब का बात हुआ। आश्चर्य लगा सभी को। जो शख्स हरदम आनंदित रहता था, जिनका उपस्थिति इतना मैत्रीपूर्ण था कि सभी को एक ऊर्जा उनकी उपस्थिति से मिलती थी, एक हौसला, एक उत्साह उनकी उपस्थिति से मिलती थी, सबका नजर बरबस मैत्रेय स्वामी पर एक न एक बार तो जाता ही था। वो व्यक्ति आज हॉल में नहीं है। उस दिन ओशो जब हॉल में आए तो 20 से 30 मिनट से ज्यादा वो नहीं बोले। तब तक किसी को नहीं मालूम है कि हुआ क्या।
पहला आश्चर्य कि मैत्रेय स्वामी जी हॉल में नदारद हैं, नहीं हैं, दिख नहीं रहे हैं। दूसरा आश्चर्य कि आज ओशो पहली बार 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं बोले हैं। क्यों? ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन तभी वहां अनाउंसमेंट हुई लगभग 9 से 10 बजे के समय में। 17 जुलाई 1987 का यह घटना है। अनाउंसमेंट हुई, एक कोलाहल सा मचा और सभी ने यह सुना कि स्वामी आनंद मैत्रेय शरीर त्याग कर चुके हैं, वो अब नहीं रहे। ठीक है, उनका मृत शरीर को लाया गया हॉल में, 10 मिनट रखा गया और दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल छोड़ गया। पहला सवाल यह है कि जो व्यक्ति रात 12-1 बजे तक मित्रों के साथ गप्पे लगा रहा है, ठहाकों में डूब रहा है, हंसी की फुलझड़ियां छोड़ रहा है, चहक रहा है, महक रहा है, उत्सव में है, उल्लासपूर्ण है, अचानक रात में हुआ क्या ऐसा? जो व्यक्ति भारत का सर्वोच्च शक्तिशाली पद को एक क्षण भी नहीं लगा ठुकरा देने में, वो व्यक्ति का हृदय इतना कमजोर कि जो डेथ सर्टिफिकेट उनका जो बना उसमें लिखाया गया कि वो हार्ट अटैक से मरे। कैसे? क्यों? वजह क्या हुई हार्ट अटैक का? यूं ही हंसते खेलते आदमी तो हार्ट अटैक से नहीं मरता है। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ना कहें, ना कोई बॉदरेशन, ना कुछ, ना पीड़ा, ना संताप, ना दुख, फिर हार्ट अटैक कैसे? दूसरा सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हर रात उनका आदत था सोने से पहले वो 1 ग्लास दूध पीते थे, जो कि उनका टेबल पर रख दिया जाता था। वो आते थे, दूध पीते थे, सोते थे। अब नीलम्बा उस लाओत्से हाउस में नहीं रहती हैं, विवेक मां नहीं रहती हैं, शिव स्वामी जी नहीं रहते हैं, तीर्थ स्वामी जी नहीं रहती हैं। जो हाउस गार्ड हैं वो लाओत्से हाउस से बाहर रहते हैं। भीतर रहते कौन हैं? जयेश, उसके गुर्गे और उसके चमचे, या नहीं तो फिर ओशो। तो हुआ क्या? कहीं कुछ दूध में गड़बड़ी तो नहीं थी? सोचने वाली बात है ये। अगर उनमें शारीरिक अस्वस्थता था, उनका हृदय कमजोर था उतना, जो कि संभव ही नहीं है, माना ही नहीं जा सकता है इस बात को कि उनका हृदय इतना कमजोर होगा जो रात में अचानक हार्ट अटैक। मजाक है क्या? तो हार्ट अटैक क्यों लिखा गया उनका डेथ सर्टिफिकेट में? उसका वजह यह हो सकता है कि स्वामी आनंद मैत्रेय सिर्फ स्वामी आनंद मैत्रेय नहीं थे, वो मथुरा प्रसाद मिश्र भी थे। भारत की केंद्रीय राजनीति में उनका एक पकड़ था। वो किसी भी क्षण ओशो के कम्यून को छोड़कर अगर वापस जाते तो बेगूसराय से उनका चुनाव जीतना निश्चित था, उनका प्रधानमंत्री बनना निश्चित था। कोई चैलेंज करने वाला नहीं था उन्हें। तब भी वह ऐसे कद्दावर और ठोस नेता थे। उनका मृत्यु हो गया और पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो पोस्टमार्टम से बचने के लिए, हो सकता है पोस्टमार्टम से बचने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में हृदयघात लिखा गया हो। बहरहाल स्वामी आनंद मैत्रेय, उनका मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु तो माना नहीं जाएगा। उनका मृत्यु
एक कंट्रोवर्शियल डेथ की तरह एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया, एक 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 विवाद का विषय बन गया ये कि ये एक स्वाभाविक मृत्यु है या ये प्रायोजित मृत्यु है। जिसे प्रायोजित मृत्यु एक बहुत ही सभ्य शब्द मैंने प्रयोग किया, ये एक स्वाभाविक एक प्राकृतिक मृत्यु है या एक हत्या है, एक षड्यंत्र है, ये प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ गया है। वो जब तक जीवित रहें अपने शरीर में रहें, ओशो के पकड़ में रहें। ओशो के शरीर का सबसे मजबूत रक्षा कवच का गिरना ओशो के मृत्यु के 3 साल पहले ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा बाधा उन आताताइयों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल था जिसे उन्होंने हटाया। मेरा मानना है कि उनका मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। दाल में काला ही नहीं, पूरा का पूरा दाल ही हमें काला लग रहा है। उनके मृत शरीर को देखकर अनायास ही ओशो के मुंह से निकल पड़ा, फ्रॉम स्लीप टू इटर्नल स्लीप। निद्रा से अंतस निद्रा की ओर। मथुरा बाबू, मैत्रेय स्वामी जी, आप यकीन कीजिए, आप जब तक ओशो का मूवमेंट चलेगा, जब तक ओशो नाम का दिया इस संसार में कहीं भी टिमटिमाता रहेगा, आपको भूलना असंभव है। आप जिस तरह से सतगुरु को, आप जिस तरह से ओशो को प्रेम किए, आप जिस तरह से ओशो के रंग में रंग गए, वो मरून रंग में आप जिस तरह रंगे, जिस तरह से आप अंत तक ओशो को सुरक्षा देते रहें, जिस तरह से ओशो के जो हत्यारे हैं उनसे ओशो को आप एक रक्षा कवच की तरह बचाते रहें, आपको शत शत नमन है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आइए, 17 जुलाई अब काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं, उस रोज हम लोग मैत्रेय स्वामी जी को श्रद्धापूर्वक एक पुष्पांजलि अर्पित करें। उनके जो हत्यारे हैं उनके विरोध में स्वर को बुलंद करें। मेरे विचार में मैत्रेय स्वामी जी के लिए इससे बड़ा श्रद्धांजलि का अर्पण और कुछ नहीं होगा। जय गुरु, जय अरुण स्वामी जी।